And so is the gentleman from Ladakh. I think he Yes, also. yes. So which is quite nice. Let's go straight across to our old friend, very dear friend of ours, Mr. Mukesh Gandhi. Mukesh Gandhi साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. जय हिंद सर, जय सिया राम, हर हर महादेव. कैसे हैं जय सर? सिया राम, हर हर महादेव. तो सर एक ही सीट आई बस, क्या ये मतलब क्या हुआ? हाँ जी, सिर्फ एक सीट आई सर, अजीत दादा पवार. हाँ जो आई सो आई, एक तो आ गई. हाँ चलो ये भी गनीमत है कि जीरो नहीं आई, सिफर नहीं आई, ये भी है. तो अभी आगे क्या सर? अभी बड़ी बातें आ रही हैं कि हो सकता है कि अजीत दादा पवार के साथ जो एमएलए हैं वो उस तरफ चले जाएं, वापस शरद पवार साहब की तरफ घर वापसी हो जाए. और आज तो रामदास कदम साहब जो हैं उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कह दिया अजीत दादा पवार के बारे में, यानी एनसीपी के बारे में और बीजेपी के बारे में भी कहा है. तो ये क्या चल रहा है सर? महायुति में गड़बड़ चल रही है क्या मुकेश गांधी साहब? देखिए बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि ये अभी जब हार होती है ना, तब हमेशा थोड़ा टेंशन खड़ा होता है हर पार्टनर्स के बीच में. जैसे हम बिजनेस करते हैं और उसमें पार्टनरशिप में लॉस आ जाएगा या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई लॉस आ जाएगा, तो अंदर अंदर उसकी एनालिसिस होती है, झगड़े होते हैं, रगड़े होते हैं. पर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती है कि जो हुआ सो हुआ, उनका एनालिसिस करके सही ढंग से अंदर बैठ के, बंद कमरे में बैठ के सारे संवाद करने चाहिए और विवादों को मिटाना चाहिए. पर ये युति धर्म का धर्म आज हमारी अलग अलग पार्टियां बजाती नहीं है. अभी रामदास कदम जी को कुछ कहना था तो उनको अपने कोर ग्रुप में बैठ के युति के धर्म के मुताबिक बताना चाहिए था. अभी मैं किसी के लिए ऐसा ही कमेंट कर दूं कि भाई आपके कारण हमारी कंपनी को लॉस गया, तो ये बात गलत है. ये तीनों ने मिलके काम किया है, तीनों ने मिलके युति बनाई है, तो वो युति को सक्सेसफुल बनाने का काम तीनों को करना है. जब अनसक्सेस मिली है तो उसके क्या रीजंस है, वो जॉइंटली बैठ के एनालिसिस करके क्रिएटिवली क्या हमको क्या करना है, संगठन को कैसे पुश करना है. क्या हो जाता है कि नेता लोग अपने अपने स्टेटमेंट टीवी में डाल देते हैं, मीडिया में डाल देते हैं, सभाओं में डाल देते हैं, पर कार्यकर्ताओं की फीलिंग्स क्या है, कार्यकर्ताओं को रूट पे, ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता है. क्योंकि ये जो यूटी के टाइम में जब तीनों पार्टियां सब साथ में हुई, तो उम्मीदवार जब जितने खड़े हुए थे, उस उम्मीदवारों के काम करने के लिए कार्यकर्ताओं के ऊपर हमारी तीनों पार्टियों में से किसी ने ज्यादा फोकस नहीं किया कि उनको कैसे संभालना है, उनको कैसे ज्यादा कार्यक्षम बनाना है और ज्यादा बूथ लेवल पे किस तरह से वोटिंग करवाना है. उसका आयोजन थोड़ा वीक हो गया और उसके सामने जो मुसलमानों का तुष्टीकरण होने से जो ध्रुवीकरण हो गया और जो हमको लॉस हो गया, और जनजातियों में, आदिवासियों में भी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा बंधारण जो है वो चेंज होने वाला है, उससे जो गलत मैसेज गया, इसके कारण हम हारे हुए हैं. लेकिन मुकेश गांधी साहब, मुसलमानों का तुष्टीकरण तो आपने किया है, आपने कहा ना, मतलब माफ कीजिएगा, एनडीए ने कहा, यहाँ आदरणीय और किसी ने नहीं, आदरणीय सम्माननीय मोदी जी ने कहा मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, भैंस चोरी हो जाएगी, भैंस उठा के ले जाएंगे. हाँ, पर बहुत सही बात है ना. अभी आप देखिए ना कि मोदी जी को क्यों बोलना पड़ा, जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लिया जिसमें पूरी मुस्लिमों को फेवर करने की जब बात थी. कहाँ लिखा है सर? पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा है मैंने, आपने पढ़ा है? मैंने भी पढ़ा है ना. हाँ, कहाँ पे लिखा बताइए सर, बताइए कहाँ लिखा, बताइए सर, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है बताइए ना. मुस्लिम शब्द कहाँ पर आया है? पेज, मैं आपको पेज नंबर निकाल के दूंगा, वो पेज नंबर. सर आप क्या देंगे? कोई आज तक ये बता नहीं पाया है कि मुसलमानों को हम ये देने वाले हैं. कहाँ लिखा है कि मुसलमानों को मंगलसूत्र उठा करके दे देंगे या भैंस उठा करके दे देंगे? मंगलसूत्र तो ये क्या होता है, देखो पब्लिक डोमेन में इमोशनल अपील करने के लिए इन्होंने मंगलसूत्र का एक ये बनाया था. तो मंगलसूत्र अभी सुरक्षित है? मंगलसूत्र अभी सुरक्षित है कि गया? नहीं, मंगलसूत्र सुरक्षित है और रहेगा हमेशा. और आज
ये जो पूरी चर्चाएं हो गई, जो पूरी बातें हो गई, जी। पर आप वोटिंग पैटर्न जो देखेंगे, इसमें ध्रुवीकरण होकर के महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली वोट किस तरह से मुसलमानों ने दे दिए एक साथ मिलके। क्या इनसिक्योरिटी हो गई थी? क्या मोदी जी मुसलमानों को निकाल देने वाले थे भारत में से? इस तो तरह इसमें से तो माहौल तो इसमें बना गलती किसकी है करके। सर? ये तो आपको देखना अरे चाहिए था ना। भैया, ऐसा ऐसा तो नहीं है ये सर। कांग्रेस- सर मेरी बात सुनिए, कांग्रेस एक मिनट। मुकेश कांग्रेस- गांधी जी, मुकेश गांधी जी, जो जीता वो सिकंदर, सीधी बात है। नहीं, 2014 में सिकंदर- कांग्रेस भी यही जब- बात बोलती थी कि हमारे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया गया, 2G स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, वो स्कैम। 2G स्कैम के जितने भी लोग थे सब लोगों को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, सब लोग बाहर आ गए मोदी जी के रूल में। और उसके बाद कांग्रेस ने भी यही बोला 2019 में बालाकोट की स्ट्राइक हो गई इसलिए हम लोग हार गए। अब वही एक्सक्यूज आप दे रहे हैं सर। ये तो आपको मालूम होना चाहिए था, आप पावर में थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी हैं, आपको ये इंफॉर्मेशन भी नहीं आई कि मुस्लिम वोट पूरा का पूरा ऐसे जाने वाला है। ये हमको मालूम था, हम लोग यहां पर बोल रहे थे और आपको मालूम नहीं था। मुकेश गांधी साहब क्या बात कर रहे हैं, बोलिए ना। नहीं, वो बात आपकी सब सही है, मैं आपकी एनालिसिस को मानता हूं, पर इलेक्शन के टाइम में हर प्रोपेगेंडा की अलग अलग इफेक्ट होती है। और समझो कि मेरे सामने कोई सैन्य आ रहा है बड़ा जोर से, तो मुझे भी अपने सैन्य को एक्टिवेट करके उनके सामने जाना चाहिए। वो काम हमारी महायुति के घटक पक्षों ने नहीं किया, इसके कारण नहीं किया। जो हार आई हुई है वो हम मान्य करते हैं। तो जातीय जनगणना जिस प्रकार से बात किए थे, नरेंद्र मोदी साहब ने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि जिसके जितना संख्या उतना उनका हक, जितने संख्या है उतना बजटरी एलोकेशन। तो ये एक डर का माहौल बन गया था कि अगर 14 से 20% आपका पॉपुलेशन का आपका टैली होता है तो 20% बजट एलोकेशन क्या उसमें होगा, तो उसमें एक फियर सा आ गया। बट आई जस्ट कम बैक टू नालंदा, जो कल एक जबरदस्त इंपैक्ट हो गया। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण, गांधी साहब, दिस इज वेरी हिस्टोरिकल सब्जेक्ट। 800 साल के बाद पुनर्निर्माण हो गए। बख्तियार खिलजी ने उजाड़ा, नरेंद्र मोदी ने संवारा। तो इस प्रकार से चल रहा। इस गवर्नमेंट ने दिखाया कि विरासत भी हम संभालेंगे और विकसित भारत का सपने भी देख रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज एजुकेशन इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट। नहीं, देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी का मैंने पूरा जो पुनर्जीवित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जो प्रयत्न कर रहे हैं और जो काम उन्होंने आरंभ किया है, उनको हम सबको, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि हमारे नालंदा जब थी और उसके ऊपर अटैक हुआ, और जो हमारा वैदिक साहित्य जो था पूरा, हमारे स्क्रिप्चर्स थे, वो कितने इन्होंने जला दिए हैं। 6 महीने तक आग जलती रही थी सर, 6 महीने। तो आज क्या हो गया कि मुगलों ने आकर के हमारे हिंदुस्तान में, सर मुगल नहीं थे, हमारे खिलजी थे सर, खिलजी, मुगल नहीं थे। आप खिलजी मुगल के ही वो सब आगे पीछे सब वो ही रहते हैं। पर ये क्या है कि इन्होंने हमारा एक तरफ से हमारे यहाँ देश में क्या हो गया लास्ट 1000 ईयर्स के अंदर, कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को तोड़ने का प्रयत्न एक तरह से ये मुगल और जितनी भी सल्तनतें बाहर से आई, वो उन्होंने हमारी मूर्तियां खंडित की, हमारे मंदिर खंडित किए, हमारा साहित्य जला दिया। और बाद में अंग्रेजों ने आकर के इससे भी आगे जाकर के हमारी मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम डाल के और हमारी पूरी इंडियन कल्चर को टोटल वेस्टर्नाइजेशन कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो जनरेशन है, हम लोग जो है, वो हमारे रूट कॉज के, हमारे जो रिलीजियस हमारी जो मान्यताएं है, हमारा जो साहित्य है, हमारे वेदों के पास जो ताकत है, वो ताकत हम तक आ नहीं। इसके कारण हम लोग थोड़े पीछे रह गए। और आज वापिस ये नालंदा विद्यापीठ को पुनर्जीवित किया है, और मोदी जी ने जैसा कहा है कि ये साहित्य जल गया, ये हो गया, फिर भी उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो ऊर्जा है, वो आज भी हमारे देश में जीवंत है। और उसको आगे जाकर के विकसित करने का काम जो मोदी जी ने उठाया है, बहुत ही अच्छा किया है। लेकिन एक चीज है सर, छोटी सी करेक्शन, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अंग्रेजों ने जो सिलेबस बनाया वो उनके फेवर में था, कोई दो राय नहीं है। दे वांटेड टू show that how superior their culture is, and they wanted to produce clerks. हिंदुस्तान में
क्लरिकल स्टाफ किस तरीके से बनाया जाए टू हेल्प द हाँ ब्रिटिश जी। गवर्नमेंट, ये था। लेकिन सर Right. वी कैनॉट ऑल्सो इग्नोर द फैक्ट दैट इट इज द ब्रिटिश हु डिस्कवर्ड हरप्पा एंड मोहनजोदारो, इट इज द ब्रिटिश हु डिस्कवर्ड अजंता एंड एलोरा, वी हैड फॉरगॉटन अबाउट इट। और नालंदा के ऊपर जो रिसर्च की गई है कि किस प्रकार बख्तियार खिलजी ने उसको जलाया और सत्यानाश किया। सर उससे पूछा गया कि भाई यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मैन्युस्क्रिप्ट हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, तो बख्तियार खिलजी ने कहा उसमें जो होली बुक है उनकी वो है, कहता नहीं है, कहता जला दो। 6 महीने तक जलती रही। ये सारी चीज़ें भी अंग्रेज़ों की वजह से हमारे पास आई हैं सर, तो ये वी मस्ट एक्नॉलेज दैट। मुकेश गांधी साहब, दैट इज द एप्रिशिएटिंग। अभी देखो अंग्रेजों ने भी जो अच्छे काम किए जी। हैं, और मैकॉले की शिक्षण पद्धति से जैसे हमारा एजुकेशन, हमारी तपोवन पद्धति का एजुकेशन जो था, वो हमारे उस वक्त के जो ब्राह्मण समाज के लोग थे या हमारे एजुकेशन में जो लोग लगे हुए थे, आचार्य लोग थे, उन्होंने अपने एजुकेशन का भी प्रचार प्रसार किया नहीं, उसको मॉडर्नाइजेशन नहीं किया जी। उसका लाभ अंग्रेजों ने ले लिया। वो हमारा भी फॉल्ट है ना। करेक्ट सर। तो आपको लगता नहीं है कि वही चीज़ अभी हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुकेश गांधी साहब, आपको लगता नहीं आज वही चीज़? क्योंकि अभी अभी जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, ये फिलोसॉफिकल सवाल है। आई नो बोलिए। यू हैव थॉट अबाउट दिस, आप इसके बारे में बहुत आप इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, शोध कर चुके हैं। हाँ जी। सर पहले हमारा कास्ट सिस्टम ये था कि सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते थे या सवर्ण जाति के लोग वेद पढ़ सकते थे और कोई नहीं पढ़ सकता था, हाँ। ठीक है सर। तो आज दोबारा जब हम कास्ट सिस्टम के ऊपर इतना एम्फोसिस कर रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, कास्ट बेस्ड ये होना चाहिए, कास्ट बेस्ड वो होना चाहिए। आज हमारे फ्रेंड जो हैं लक्ष्मण हाके साहब, वो भी उपोषण में बैठे हैं, 8 दिन हो गए उनको फास्ट करते हुए, हंगर स्ट्राइक पे। उसके अलावा आज नीतीश कुमार साहब का जो वो 62% रिजर्वेशन जो उन्होंने बिहार में दिया, वो पटना हाईकोर्ट ने निकाल दिया, खारिज कर दिया उसको। तो आपको लगता नहीं कि एक बार फिर हम दोबारा उसी जातीय समीकरण को लेकर के और वो जातीय बिंदु को लेकर के और जातीय दीवारें बना रहे हैं हम लोग आपस में? मुकेश गांधी साहब, नहीं, आपका एनालिसिस बहुत एप्रिशिएटिंग है, बहुत अच्छा है, आपने एनालिसिस बहुत अच्छा किया है। और एक बात सही है कि देखिए हमारे यहाँ देश में, हमारी भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ को माना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये बेसिक है। अभी बाद में चातुर्वर्ण व्यवस्था माने वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 आश्रम माने हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। और उसी तरह 4 वर्ण माने हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अभी ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्म क्या है, वैश्य का कर्म है, वो तो हम सब जानते हैं। पर शूद्र का कर्म माने लोगों ने ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया कि शूद्र माने क्षुद्र, श नहीं क्ष, जी। शूद्र कर दिया, इंफीरियर बना दिया उसको। शूद्र माने उन्होंने जो हमारे आश्रम जो हमारे धर्म पुस्तकों में लिखा है, वो शूद्र का काम क्या है, दोज द पर्सन हु इज सर्विंग टू द सोसाइटी, जिसमें एडवोकेट, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, सारे इंटेलिजेंस जो है, जो समाज की सेवा करते हैं, वो शूद्र का काम करते हैं। अगर वो ब्राह्मण में भी पैदा हुआ है पर वो समाज का काम करता है तो वो शूद्र है। अभी ये वर्ण व्यवस्था के कारण जो इनके पीछे उनकी जो व्यवस्था थी, वो क्या था कि जीनेटिक साइंस को इनको बरकरार रखना था। देखो जीनेटिक आदमी का जितना स्ट्रांग रहेगा ना, उतना आदमी ज्यादा विकास करता है। अभी आज इंटरकास्ट मैरिज, फलाना डिकना, ये सब आ गया है। अभी पूरा क्या है कि अभी भेलपुरी हो गई है। अभी ये चातुर्वर्ण व्यवस्था के ऊपर अभी फिर से चर्चा करो और जाति गणना के ऊपर वापिस उसको आंदोलन के रूप में डाल दो। ये करने से पूरे हमारे समाज की व्यवस्था डिस्टर्ब होने वाली है। हमारा डिस्टर्ब हो गई है क्या होने वाली हो गई है सर। अभी आप देखिए ना, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, बीजेएनटी आरक्षण। वही कहता हूं, हमारा आइडियल बहुत अच्छा है, पर आज के अनुसंधान में हर युग के अंदर देखिए भगवान भी अलग अलग युग में अवतार लेते हैं ना, तो अलग अलग काम करते हैं। आज हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो ज्ञान उपासक है, जो विचार उपासक है, दृष्टा है, उनको भी आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में काम करना चाहिए। आज क्या हो गया है कि हर मूल्यों को हमने पॉलिटिसाइज कर दिया है, राजकीय बना दिया है। ये राजकीय बनाने से क्या हो गया है
कि न तो कॉमन मैन को फायदा होता है, न तो जनगणना के नाम के ऊपर इनका कोई अपलिफ्टमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब मैस हो गया है। ये मैस को निकालने के लिए कुछ विचारवंत लोगों को आगे आकर के हमारे देश का एक रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ दी ऑल दिस जनजाति, ऑल दिस धर्म संघर्ष, ये सबके ऊपर अभी फिर से विचार करने वाली हमें एक परंपरा खड़ी करनी पड़ेगी, एक आयोजन करना पड़ेगा। ये नहीं होगा तो मैं, राजीव जी आपने जो कहा वैसे ही है कि पूरा मैश हो गया है। One second, sir. One second. Must stop you right there. We have just got the news that Mr. Arvind Kejriwal has just been granted bail in the liquor policy case. 15 minutes before. Yes. I got it just now. I'm so sorry. You are better informed than I am. Maybe, sir, you should be our consultant. You should be the consultant. So congratulations. Arvind Kejriwal has got bail. Wow, isn't that lovely? You are doing your job, no? That's why you are busy and I was free, so I have seen the TV. You know, Gandhi साहब, last time we were talking about भुजबल साहब नाराज है। भुजबल साहब नाराज था कि नासिक वाला सीट उनको मिला नहीं लोकसभा लड़ने के लिए। फिर भुजबल साहब नाराज हो गए जब सुनेत्रा पवार जी को एमपी का सीट दे दिया। he thought he was more deserving. देन फिर वो जो प्रफुल्ल पटेल जी को सीट मिलने वाले थे, सुनील तटकरे जी बोला था हमको मिलना चाहिए। सुनील तटकरे के सपोर्टर्स ने कहा द सिंगल कैबिनेट पोस्ट तटकरे इज मोर डिजर्विंग। तो इज एवरीथिंग ऑल राइट? और आप बोले थे कि नेक्स्ट डे में वो कैबिनेट में रहेंगे, उस मीटिंग में रहेंगे और फिर आप हमको टिप करने वाले थे। क्या हुआ एग्जैक्टली? क्या एवरीथिंग ऑल राइट विद इन द एनसीपी, अजित पवार जी? देखिए, वैसे तो सब ऊपर से तो सब बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, पर छगन भुजबल जी नाराज हो गए थे, वो बात हकीकत है। क्योंकि छगन भुजबल जी का मुझे स्टैंड मालूम है कि पहले जो प्रफुल्ल पटेल जी को सीट मिलने वाली थी राज्यसभा की, जिन्होंने री इलेक्शन में लिया, वो सीट पहले भुजबल जी को एक्सपेक्ट करते थे। वो बाद में वो सीट के ऊपर प्रफुल्ल पटेल जी ने अपना इलेक्शन करके वो राज्यसभा में आ गए। अभी उनकी सीट जो वैकेंट हो गई, जो उन्होंने पहले जो राज्यसभा की सीट पे राजीनामा दिया था, रेजिग्नेशन दिया था, वो सीट वैकेंट होने के बाद में भुजबल जी का भी एक एक्सपेक्टेशन था कि ये सीट के ऊपर मुझे मिलना चाहिए, मुझे दिल्ली जाना है और मुझे राज्यसभा में लोकसभा में काम करना है। फिर उनको नासिक की सीट के ऊपर भी उनको मोदी जी ने वहां प्रॉमिस की हुई थी, फिर भी वो सीट लोकसभा की उनको नहीं मिली। तो क्या हो जाता है कि देखो, हम पार्टी में हैं, पर कोई भी बड़े नेता को ऐसा जब होता है तो एक नाराजगी आती है। पर छगन भुजबल जी को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो नाराजगी करके एक दिन नाराज रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हैं, पर दूसरे दिन से उसने अपनी नाराजगी को निकाल दिया और फिर से वो सक्रिय काम करके हमारी एनसीपी में अजित पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी के साथ, तटकरे जी के साथ मिलके काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अभी नाराजगी का अभी कोई सूर है नहीं। अभी पार्टी को किस तरह से मैक्सिमम सीट लानी चाहिए विधानसभा में, उसके लिए छगन भुजबल जी पूरे एक्टिव हो गए हैं। सुनेत्रा पवार जी को जो राज्यसभा का सीट दे दिया, डू यू थिंक दैट एवरीथिंग इज ओके विद द पार्टी? और दूसरा, उसके बाद शरद पवार जी बहुत एग्रेसिव हो गए। शरद पवार साहब मोदी साहब पर डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर दिया। शरद पवार साहब ने कहा कि देखो, सुप्रिया सुले जी का मार्जिन ऑफ विक्ट्री इज मोर देन द प्राइम मिनिस्टर मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन वाराणसी। बोले प्राइम मिनिस्टर कहा था कि 4-5 लाख से जीतेंगे, बट सुप्रिया सुले 1.5 लाख से जीता एंड शी हैज गॉट मोर वोट मार्जिन देन द प्राइम मिनिस्टर। आगे जाके फिर आलोचना किया आज शरद पवार साहब ने कहा कि मोदी साहब बोल रहे कि इंटरनेशनल वॉर्स वो रोकते हैं फोन कॉल पर, ही स्टॉप्स वॉर इन इंटरनेशनल अरीना बाय फोन कॉल, बट इधर पेपर लीक रोक नहीं सकते। तो अलग अलग, तो हाउ डू यू सी, हैज सुनेत्रा पवार जी's elevation made शरद पवार more aggressive, made सुप्रिया सुले more aggressive, बारामती और हॉस्टाइल हो गया है? हाउ डू यू सी दैट गांधी साहब? वही तो अजित पवार जी की चाल है ना हमारी पार्टी की। सुनेत्रा पवार जी को आगे किया, उनको राज्यसभा में नॉमिनेशन देने के बाद में पूरा बारामती का एटमॉस्फेयर हिल गया है। अभी शरद पवार जी को एग्रेसिव होना ही था और हो गए, वो अच्छा भी है। अभी क्या होगा जाएगा कि शरद पवार जी और अजित पवार जी के हमारे दोनों गठ के अंदर बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ वर्किंग खड़ा हो गया है। अभी जो इसमें से
अजीत पवार जी जो लोकहित के काम करते हैं, वो लोकहित के कामों को हमारे पार्टी के वर्कर्सों को और हम लोगों को ले जाना चाहिए, तो ये हम शरद पवार जी को अच्छा जवाब दे सकते हैं ज्यादा सीट ला करके। अभी खाली चर्चा करने से उनके वो एलिगेशन करेंगे, फिर हम करेंगे, और हम जैसे प्रवक्ता या कार्यकर्ताओं को एलिगेशन नहीं करना चाहिए। हमको सबको साथ में लेकर के काम करना चाहिए, और पार्टी की जो भी फॉर्मूला बनती है, पार्टी का जो भी स्टैंड खड़ा होता है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन मुकेश गांधी साहब, जिस तरीके से सिर्फ एक सीट मिली अजीत दादा पवार को, एक सीट, वो भी सुनील तटकरे साहब को, और सुनील तटकरे साहब अपने अपने बलबूते पे जीते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्कर्स ने काम नहीं किया, पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया, या भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना ने, उन्होंने कह दिया कि भाई अगर जीते तो जीते, हारे तो हारे? ये सब हुआ क्या? नहीं, वो तो मैंने आपको शुरू में ही बताया ना कि ऐसा है कि पूरा माहौल जो था वो टोटली अगेंस्ट चला गया था, और वो अगेंस्ट जाने के कारण जो सारी सीटें थी, वो सीटों का मार्जिन हमारा टूट गया, और हमारा डिफरेंस बढ़ने के कारण हमको सिर्फ एक सीट मिली। तटकरे जी को भी जो मेजोरिटी मिलनी चाहिए थी, लीड मिलनी चाहिए थी, उतनी लीड भी उनको नहीं मिली जो उसको उनको ज्यादा मिलनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। तो अभी क्या है कि ये परिस्थिति अभी जो हो गई सो हो गई, अभी बूंद से गई वो होद से नहीं आती भैया। तो अभी तो जो मिला है वो बूंद को समा के उसको विराट स्वरूप देना है, और अभी एक नया अभियान करके हमारी एनसीपी को हमें आगे बढ़ाना है। तो 4 महीने बाद क्या होगा सर? गांधी साहब, बोलो। गांधी साहब, आरएसएस और जो प्रिंसिपल पार्टी है आपके अलायंस के, प्रिंसिपल पार्टी बीजेपी और आरएसएस, तो आरएसएस और बीजेपी कोलिशन कोर्स में मोहन भागवत जी बहुत आलोचना किया। मोहन भागवत जी मोदी जी के लेवल ऑफ पॉलिटिक्स जो डिबेट है उसमें भी आलोचना किया, मोदी जी के मणिपुर पॉलिसी में भी आलोचना किया। मोहन भागवत जी कहा कि आपका परम कर्तव्य बनता है कि मणिपुर के बारे में सोचे। तो एक के बाद ये आरएसएस के आलोचना क्या आपके पूरे जो एनडीए उसमें बहुत बड़ा फूट डालेगा? थिंग्स विल गो वर्स, फ्रॉम बैड टू वर्स। कैसे देखते हो आप एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर? 1 मिनट। क्या है, अभी भागवत जी ने जिस तरह से आलोचना की, और जो पिन पॉइंट्स जो उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स कहे हैं, वो बहुत अच्छा किया है भागवत जी ने। क्योंकि क्या है कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज काम करते थे, तो उनके ऊपर रामदास कदम जी का एक मार्गदर्शन था, उनको टोकने वाले वो थे, उनको आगे बढ़ाने वाले वो थे। उसी तरह बीजेपी को आगे बढ़ाने वाली आरएसएस है, और बीजेपी अगर कोई राह से थोड़ी गुमराह होती है या डाइवर्जन होता है, तो मोहन भागवत जी और आरएसएस की जैसी संगठना में से खड़ी हुई बीजेपी को उनको कहने का अधिकार है। और भागवत जी ने जो भी बात कही है उनका मैं तो समर्थन करता हूं, मुझे अच्छा लगा है, और हमारे बीजेपी के लोगों ने भी इसको बरोबर गौर से सुन के पूरी तरह से उसका अनुसरण करके आरएसएस के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। बीजेपी अकेली कभी भी इलेक्शन पूरा नहीं जीत सकती, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आरएसएस के वर्कर और आरएसएस की स्पिरिट जिस तरह से फील्ड पे काम करती है, वो ताकत को अगर बीजेपी अहंकार से माइनस करके चलती है, तो उतनी सीटें उनकी भी माइनस हो जाएगी। ये मेरा तो हो गई ना सर, नड्डा जी को क्या जरूरत पड़ गई थी बोलने की? वही है ना। तो अभी आगे जाके भी अगर हमारे बीजेपी के लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये नहीं चलेगा भैया। आज देखो शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी क्यों टिक गए? क्योंकि इनके पीछे शिवसैनिकों का फोर्स था, उनकी शाखाएं बंधी हुई थी, शाखा पे लोगों की मूवमेंट चालू रही थी, और शिंदे जी को भी उनको फाइट करने में तकलीफ पड़ती थी, क्योंकि शिंदे जी की इतनी शाखाएं शिवसेना की बनी हुई नहीं थी जितनी ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की बनी हुई है। तो आज वो क्या होता है कि जो संगठन का जो बेस तैयार होता है ना, वही पार्टी को फोर्स देता है। आज हमारे एनसीपी का क्या है, शरद पवार गट होगा या अजीत पवार गट का है,
हमारे इतने कार्यालय जो संपर्क कार्यालय बनने चाहिए वो नहीं बने हैं, तो लोगों के साथ में जनसंपर्क कैसे रहेगा? लोगों का हम काम नहीं करेंगे तो लोग हमको वोट कैसा देंगे? अभी जो पार्टी के पीछे फील्ड वर्क के ऊपर शिवसेना जैसी शाखा का संगठन नहीं होगा, वो पार्टी को जनाधार कम मिलेगा और उसके कारण इलेक्शन में हार जीत का बड़ा फायदा नुकसान होने वाला है, ये मेरा स्पष्ट मानना है। आपको लगता है आगे चल करके, क्योंकि ये बातचीत तो हो रही है और बीजेपी ने इसके बारे में कहा भी है कि उद्धव ठाकरे जी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब हमारे साथ थे तो उनकी 18 सीटें थीं, अब सिर्फ 9 रह गई हैं, तो आपको लगता है कि आगे जाकर के उद्धव ठाकरे जी वापस बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं? आपको लगता है ऐसा? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी को घड़ी घड़ी वो ही पुरानी स्टोरी नहीं बोलनी चाहिए। ये बोल के क्या फायदा है, पहले हमारे साथ थे, अरे भैया पहले मैं जवान था तो मैं 15 रसगुल्ला खा जाता था, आज मैं 2 ही रसगुल्ला 5 रसगुल्ला खा सकता हूं मान। तो अभी ये कोई कंपैरिजन नहीं है। और आज उद्धव का जो माहौल बना है, उद्धव ठाकरे जी का, उसके अंदर मुझे तो नहीं लगता है कि वो वापस बीजेपी के साथ अलाइनमेंट करेंगे। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 9 सीटें रह गई सर, 23 में से ओनली 9 सीट। वही है ना, देखिए बीजेपी ने जिस तरह से जनसंपर्क कार्यालय बना करके लोगों के साथ में जो कनेक्टिविटी करनी चाहिए थी वो कम हो गई। हमारी पार्टी का भी जनसंपर्क कार्यालय हमारे कम है, तो लोगों के साथ में कनेक्टिविटी करने के लिए कोई बात होनी चाहिए। और दूसरा, जो कुछ भी होगा, पर जो भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के अंदर अगर छोटे कार्यकर्ताओं के, मध्यम कार्यकर्ताओं को वो अगर साथ में नहीं लेते हैं और ऊपर के ऊपर लेवल में 5-6 लोग अगर पूरा प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करने के लिए कार्यकर्ता को एक ही फरमान देते हैं, आप देखना कोई भी पार्टी का नेता होगा ना, कोई भी पार्टी का, तो क्या बोलेगा, चलो अभी काम पे लग जाओ, अभी काम शुरू करो, अभी प्रचार शुरू करो। अरे पर भाई, उसके पीछे आप क्या मदद करने वाले हैं, क्या मशीनरी देने वाले हैं, क्या प्रोपेगेंडा का स्लोगन होने वाला है? कोई नहीं, बस काम पे लग जाओ। ये कहने से कोई पार्टी का आगे जाकर के कोई वृद्धि नहीं होगी और विस्तार नहीं होगा। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने बार बार ये मांग करी है, रिक्वेस्ट भी करी है हाईकमांड से, भारतीय जनता पार्टी की, कि भाई मुझे आप उप मुख्यमंत्री के पद से छुट्टी दीजिए, मुझे राज्य के भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाइए ताकि मैं पार्टी का काम कर सकूं। आपको लगता है ऐसा होगा सर? अभी देखिए, वो अध्यक्ष बने या न बने, उनके हाथ में ही तो पूरी लगाम है, देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में। अभी वो संगठन में आके अध्यक्ष पद ले और काम करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देवेंद्र फडणवीस जी को जितने भी कार्यकर्ता है आज बीजेपी में, आज कितने अच्छे अच्छे लोग बीजेपी में जुड़ने के लिए तैयार थे, पर बीजेपी ने लोगों को नहीं जोड़ा। उनका जो फिक्स ग्रुप है, वो फिक्स ग्रुप किसी को अंदर लेता ही नहीं है। आज बंबई में, साउथ बंबई की मैं बात करूं, मंगल प्रभात लोढ़ा जी के पास भी कितने कार्यकर्ता गए, पर उन्होंने उनको पार्टी में नहीं जोड़ा। इसी तरह से विनोद तावड़े जी भी थे, उस टाइम में भी उन्होंने नए लोगों को जोड़ा नहीं। वो पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को और पर्टिकुलर टाइप के लोगों को ही अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं और अपना पार्टी का काम करवाना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप विविध लोगों को, पूरे जनाधार को बढ़ाने वाले लोगों को साथ में नहीं लेंगे तो आपका रिजल्ट कमजोर ही आने वाला है। गांधी साहब, डू यू थिंक दैट राहुल गांधी जी जिस प्रकार से कहा ना कि द कांग्रेस एंड इंडिया हैज डिस्ट्रॉयड द आइडिया ऑफ मोदी, ये जो मोदी जी के तानाशाह या डिक्टेटोरियल ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, एक अपने आप में एक डिक्टेटर तानाशाह बन गया था। He says we have destroyed the concept and the idea of Modi. Modi has become today more humble. Modi has become more democratic. मोदी जी संविधान के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने माथा टेकता है। मोदी जी अपने डीपी फोटोग्राफ में इंक्लूसिव सब पार्टी के फोटोग्राफ डाल देते हैं। हार में अब 3-4 नेता हार के अंदर घुस जाता है, तो पहले मोदी जी अकेले एक ही हार में। तो राहुल गांधी is taking a credit
for destroying the idea and concept of Modi. How do you see the statement, Gandhi sir? देख, राहुल जी ने एक बहुत अच्छा काम क्या किया है कि ऑपोजिशन में उन्होंने 99 सीट कांग्रेस की लाई और पूरे इंडी घटकों की भी सीटें आने से हमारा एक ऑपोजिशन, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी में आजादी के बाद में रूलिंग पार्टी के सामने जो स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए था वो आज तक नहीं था। वो राहुल गांधी के और इंडी के कारण हुआ है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। और मोदी जी के अंदर जो कोई भी बदलाव आए हैं जो हमको दिखते हैं वो अच्छे ही है, पर मैं एक स्टेटमेंट के साथ में सहमत नहीं हूं कि मोदी जी डिक्टेटर और तानाशाही वाले हैं। मोदी जी ने कभी भी हिंदुस्तान में रह करके 10 साल में कभी डिक्टेटर गिरी नहीं की है, न तो कोई तानाशाही की है। ये एक प्रकार का इनके ऊपर रॉन्ग एलिगेशन कांग्रेस और इंडी लगा रही है, इसके सामने मेरा सख्त विरोध है। क्या बात है सर, वंडरफुल। तो आगे क्या सर, अभी असेंबली इलेक्शंस की तैयारी? अभी हो जा शुरू, काम कार्यकर्ता हो, काम करना शुरू करो, पार्टी को आगे बढ़ाओ। और झगड़ा आज से शुरू हो गया। रामदास कदम ने बोला 100 सीट हमको चाहिए, वी वांट 100 सीट्स आउट ऑफ 288, नो कॉम्प्रोमाइज। एक नाथ शिंदे से देखो ऐसा है, मैंने वही कहा ना कि ये सब हमारे नेता जो है ना यूपी के या जो भी बंद दरवाजे में बात करने को इनको आती नहीं है और खुले मैदान में अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए लाइमलाइट ले रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। इससे लोग भी इरिटेट होते हैं, कार्यकर्ता भी इरिटेट होता है और कार्यकर्ताओं को भी फेस करना पड़ता है ना इनके कारण। तो ये गलत है, रामदास कदम जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अजीत पवार जैसे मान्यवर व्यक्ति के बारे में इस तरह से कमेंट करना उनके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता है और इन्होंने गलत किया है। मैं उसका सख्त शब्दों में विरोध करता हूं कि रामदास कदम जी आप कभी भी ऐसा नहीं बोलिए। अजीत पवार एक ऐसा आदमी है, मैं उनकी पार्टी में हूं इसलिए नहीं कहता हूं कि ही इज ऑलवेज हैव अ नेचर टू हेल्प दी अदर पीपल। वो सबको हेल्प करने वाला है और सबको साथ में लेकर के चलने वाला है जी। अभी एक सीट आई या तकलीफ हुई वो बात अलग है, पर आज यूपी के अंदर ये जो 3 पार्टियों का कॉम्बिनेशन हुआ है उसमें अजीत पवार एक जबरदस्त पावर है, फोर्स है, इसको मान्य करके चलो, नहीं तो रामदास जी आप अकेले रह जाएंगे और शरद पवार जी और उद्धव जी आपसे आगे निकल जाएंगे, ये बात भी समझ लेना। लेकिन मुकेश गांधी साहब, अजीत दादा पवार साहब को भी क्या जरूरत पड़ी थी वो रविंद्र नाट्य मंदिर में शरद पवार साहब के खिलाफ ऐसे अपशब्द बोलने की कि अब तो 84 साल के हो गए हो, कब तक चलोगे, कब तक क्या करोगे? तो ये बात भी तो लोगों को पसंद नहीं आई ना सर। नहीं, रविंद्र नाट्य मंदिर में नहीं, अपना ये वाईबी चौहान ऑडिटोरियम में। वाईबी चौहान ऑडिटोरियम में बाद में हुआ, उसके पहले की बात कर रहे, नहीं सॉरी एमईटी में। हाँ, एमईटी में हाँ, एमईटी में पहले क्या जरूरत पड़ी थी ये बोलने की सर? हाँ, वो देखो ऐसा है, जब आदमी अलग होता है तो अपने व्यक्तित्व को बड़ा करने के लिए सामने वाले व्यक्ति के ऊपर थोड़ा ये तो करना ही पड़ता है, करना पड़ता है उनसे हो। हाँ, करना पड़ता है। आप देखो ना, हर लोगों का ऐसा हो रहा है और जो भी एनालिसिस उन्होंने किए, उनको जो भी दुख हुआ है, उनको जो भी तकलीफें हुई है, उसका उन्होंने उस टाइम में एमईटी में एनालिसिस किया था कि किसके कारण हम लोग पीछे रह गए और क्यों हमको ये पार्टी शरद पवार जी से अलग होकर के हमारी पार्टी बनानी पड़ी और पूरे 40-50 पूरे एमएलए उनके साथ में क्यों जुड़ गए। इसी कारण जुड़ गए क्योंकि शरद पवार साहब की जो नीति थी वो नीति लोगों को पसंद नहीं थी, इसमें विकास नहीं हो रहा था। इसके लिए अजीत पवार ने उनके ऊपर जो भी टीका की है वो उस टाइम के लिए बरोबर है, तो करनी पड़ती है। चलिए सर, करनी पड़ी और उसके बाद हार का मुंह देखना पड़ा। चलिए, थैंक यू सो मच सर। हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है सर, ये पूरी सिचुएशन ये टाइम में कांग्रेस ने और इंडी घटक ने जिस तरह से पूरा अलग टाइप का ध्रुवीकरण को पुष्टि दी और मोदी के सारे हिंदुत्व के ध्रुवीकरण को रिवर्स कर दिया, इसके कारण और जनजातियों में कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात डाल दी कि इसके कारण आपका सब पूरा हाथ चले जाएंगे, इसके कारण हमारा इलेक्शन में यूपी का
विजय पराजय में पलट हो गया है. Right, But sir. don't Thank you worry, so much, the Mukesh time Gandhi will sir. change and, Love talking we to will you. come up again. Thank you very much, Nice sir. of you. God bless you as Thank you. always. Nice of you. Jai Shri Ram, Har Har Jai Ram. Mahadev. जय सिया राम, हर हर महादेव. So everybody's blaming the Muslims for the defeat. I mean, come on.